ठीक है, मैं शुरू करता हूं। क्या दिया है, यहाँ पर दो ब्लॉक रखे हैं, स्मॉल एम कैपिटल एम। फ्लोर स्मूथ है, ये ब्लॉक को इधर कोई थ्रेड से बांध लिया गया है, ऊपर वाला ब्लॉक स्लाइड कर रहा है, इन दोनों के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन μ0 है। फाइंड टेंशन इन थ्रेड 8.8। सॉल्यूशन। फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ एम। एम के ऊपर क्या क्या फोर्सेस आ रहे हैं, ये स्लाइड कर रहा है, उसका अपना वेट आ रहा होगा, एक नॉर्मल रिएक्शन आ रहा होगा, क्योंकि स्लाइड कर रहा है तो एक फ्रिक्शनल फोर्स आ रहा होगा। ये स्मॉल एम है तो स्मॉल एम जी, और फ्रिक्शनल फोर्स स्लाइड कर रहा है तो म्यू आर, है ना। तो हम क्या कहेंगे, हियर म्यू आर इज इक्वल टू एम जी। सो आप क्या कहोगे, हियर आर इज इक्वल टू एम जी implies mu r is equal to mu mg. Now free body diagram of capital M. Free body diagram of capital M. कैपिटल M मूव नहीं कर रहा है, यहां पर उसका अपना वेट आ रहा होगा, यहां पर कोई नॉर्मल रिएक्शन R2 आ रहा होगा, यू कॉल इट R1। और ये R1 इसके ऊपर M के ऊपर कौन दिया है, कैपिटल M ने दिया है, तो ये भी इसके ऊपर R1 देगा। और क्या है, ये फ्रिक्शनल फोर्स M के ऊपर कौन दिया है, कैपिटल M दिया है, तो हम कहेंगे कि कैपिटल M के ऊपर भी एक फ्रिक्शनल फोर्स आएगा। द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द टू सरफेसेस ऑफ कांटेक्ट आर इक्वल एंड अपोजिट। तो कैपिटल M के ऊपर एक फ्रिक्शनल फोर्स आएगा, वो ऐसा आएगा, और ये R1 है, ये R1 है, और क्या है, ये थ्रेड है, थ्रेड में कुछ टेंशन है। सी, इसके अलावा कैपिटल M के ऊपर और कोई फोर्स नहीं है। क्लियरली दिख रहा है कि कैपिटल M कैन नॉट मूव। ये हो गया क्या, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ कैपिटल M। नाउ सिग्मा Fx इज इक्वल टू 0, ये रेस्ट में है, मतलब TA मस्ट बी इक्वल टू म्यू R1। इधर का फोर्स उधर का फोर्स बराबर होंगे, तो हम कहेंगे टेंशन इन द थ्रेड इज नॉट डिपेंडिंग ऑफ मास ऑफ दिस वन, डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ स्मॉल m, म्यू mg। ये हो गया आंसर। Let us look at the second question. सेकेंड क्वेश्चन में पूछा गया है, सेकेंड क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, देखो तो बोला है कि कितना मैक्सिमम फोर्स हम F के ऊपर लगा सकते हैं, एरिया वाला M के ऊपर लगा सकते हैं ताकि सिस्टम रेस्ट पे रहेगा। चलिए देखते हैं, जो बीच वाला फोर्स, तीनों का नाम दे देते हैं A B C, ऐसा है, तो हम कहेंगे फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ B। क्या आप में से कोई गिनती करके बता सकते हो, हाउ मेनी फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन B? कितना तो फोर्स आ रहे हैं B के ऊपर। एक तो उसका फोर्स जो हम दे रखे हैं, एक तो उसका अपना वेट है, और क्या, और
ऊपर वाला ब्लॉक इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन दे रहा होगा, यू कैन कॉल इट R1। नीचे वाला ब्लॉक एक नॉर्मल रिएक्शन दे रहा होगा, यू कैन कॉल इट R2। नहीं, और क्योंकि हम इसको खींच रहे हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स आएगा। कहां पर? जहां पर स्लाइडिंग हो रहा है। स्लाइडिंग तो यहाँ पे भी हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है, तो यहाँ पे भी आएगा और यहाँ पे भी आएगा। मैक्सिमम फोर्स की बात कर रहे हैं, मतलब ये जस्ट फिसलने वाला है। ये हाल में यहाँ पर μr1 होगा और यहाँ पर μr2 होगा। अच्छा, ये बात है। कितने सारे फोर्स, बाप रे, 1 2 3 4 है, 5 6 6 फोर्सेस आ रहे हैं। हियर व्हाट इज R1? ये इसके ऊपर कितने जोर से फोर्स दे रहा होगा? जितना इसका वेट है। व्हाट इज R2? R2 हो गया इसका वेट mg प्लस R1, that is 2 mg। 8 equilibrium, 8 limiting equilibrium। Why limiting equilibrium? Because we are applying maximum force. The body is about to slide, F is maximum, find maximum force, ऐसे पूछा है। 8 limiting equilibrium, आप क्या कहोगे? आप कहोगे कि F सिग्मा fx इज इक्वल टू 0, मतलब F कितना होगा? इधर का फोर्स, इधर का फोर्स, दैट इज μr1 प्लस μr2। R1 mg है, R2 2 mg है, so it is 3 μmg। So the maximum force for which the system can remain in equilibrium is given by 3 μmg। आपको समझ में आना चाहिए। समझ में आ गया सबको? सॉल्यूशन देखेंगे तो पहले हम जाएंगे फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 6 kg। ये आखिरी डिफिकल्ट चैप्टर है, इसके बाद सारा चैप्टर इजी आएगा। ये हो गया 10 न्यूटन, ये हो गया 10 न्यूटन, ये हो गया 6g, ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन। हम बात कर रहे हैं मैक्सिमम फोर्स का। मैक्सिमम फोर्स मतलब अगर फोर्स थोड़ा सा भी ज्यादा हुआ ये चलने लगेगा, मतलब ये अभी जस्ट चलने वाला है, किधर? टुवर्ड्स राइट। तो इसका मतलब हुआ फ्रिक्शनल फोर्स मस्ट बी एट इट्स मैक्सिमम वैल्यू। नाउ सिग्मा Fy इज इक्वल टू 0 means R is equal to 6g plus 10, that is 70 Newton. Now 8 equilibrium, sigma Fx is equal to 0, क्या देने वाला है? Force towards right is equal to force towards left। 10 plus mu r, 10 plus r का वैल्यू 70 है, म्यू का वैल्यू 0.5, 0.5 into 70, it is 45 Newton। So the maximum force for equilibrium is 45 Newton। Now in the second question पूछा गया है maximum and minimum value of F। तो हम देखेंगे, मैं क्वेश्चन को मिटाता हूं क्योंकि यहीं पे करूंगा सॉल्यूशन। हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ F चाहिए, तो पहले निकालते हैं सॉल्यूशन में F इज मैक्सिमम। तो ऐसा केस में व्हाट आर द डिफरेंट फोर्सेस एक्टिंग? हियर इज ए वेट कंपोनेंट mg cos theta, here is a weight component mg sin theta, here is a normal reaction।
When I am talking about maximum force for equilibrium का मतलब हुआ अगर फोर्स को थोड़ा सा भी ज्यादा करेंगे इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। हमेशा फोर्स दे रहे हैं, फोर्स ऑलरेडी मैक्सिमम पे है, थोड़ा सा भी ज्यादा करेंगे ये इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा, मतलब ऊपर भागेगा। मतलब अभी फ्रिक्शनल फोर्स पक्का नीचे की तरफ होगा और बॉडी जस्ट मूव करने वाला होगा। If I choose this as my x-axis, this as my y-axis, तो आप कहोगे एक लिमिटिंग इक्विलिब्रियम, मतलब ये जस्ट मूव करने वाला है लिमिटिंग इक्विलिब्रियम। कुछ लोग लिमिटेड इक्विलिब्रियम बोलते हैं, वो लिमिटिंग इक्विलिब्रियम होना चाहिए। एक लिमिटिंग इक्विलिब्रियम आप कहोगे सिग्मा Fy इज इक्वल टू 0, मतलब R इज इक्वल टू mg cos थीटा। समझ में आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है? आ रहा है? ठीक, यस। तो देखो अब सिग्मा Fx इज इक्वल टू 0 क्या मतलब होता है? इधर का फोर्स मस्ट बी इक्वल टू इधर का फोर्स F मैक्स, क्योंकि हम मैक्सिमम वैल्यू निकाल रहे हैं। क्या होगा? mg sin थीटा प्लस म्यू इंटू आर, सो इट इज mg goes कॉमन sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा। Similarly, when f is मिनिमम फोर्स दे रखे हैं, अब ये बॉडी रेस्ट में है, तो सोचो क्या हाल होगा उसके साथ। हम मिनिमम फोर्स दे रखे हैं, मतलब फोर्स और थोड़ा सा भी कम करेंगे तो क्या होगा? ये बॉडी फिसल जाएगा। मतलब इसका वेट का तो कंपोनेंट हमें मालूम है, ये मालूम है, ये अभी किए थे, ये मालूम है, सब कुछ तो वही रहेगा जो था इस केस में। ये था mg cos थीटा, ये था mg sin थीटा, और मिनिमम फोर्स की बात है, मतलब फोर्स थोड़ा सा भी कम करेंगे फिसल जाएगा, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स ऐसा होगा। दोनों फिगर में देखो सब कुछ वही है, बस म्यू आर का डायरेक्शन उल्टा हो गया है। Exactly in the same way you can find out sigma Fy is equal to 0 and sigma Fx is equal to 0. You will find F minimum is equal to mg into F minimum is equal to mg into sin theta minus mu cos theta. ठीक है? Exactly the same steps you have to follow to find out the minimum value of F. क्या लिख देंगे? सॉल्विंग मिनिमम वैल्यू ऑफ F is mg sin theta minus mu cos theta. चलिए देखते हैं अभी कैसे होगा। क्या दिया है? ये कोई एक आदमी है और इसके पांव के नीचे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.5 है, मास इसका 50 kg है, इसका नाम कानून है, हाथ इसका लंबा है और ये कोई ब्लॉक को पुश कर रहा है। पूछा है कितना मैक्सिमम मास होना चाहिए कि डिस्प्लेस कर पाएगा, मतलब और थोड़ा सा भी ज्यादा हो जाएगा पुश नहीं कर पाएगा। चलो देखते हैं ये मैक्सिमम कितना जोर से पुश कर सकता है। अच्छा, जब मैक्सिमम मास की बात हुआ पुश करने के लिए, मतलब ये जस्ट मूव करने वाला है। कंसीडरिंग सॉल्यूशन ऐसे बनाएंगे, कंसीडरिंग मैन एंड ब्लॉक एज ए सिस्टम। तो ये हो गया आदमी, ये पुश कर रहा है, ठीक है ना, और ये हो गया ब्लॉक। अब इनके ऊपर क्या क्या फोर्स आ रहे हैं? अगर इनको सिस्टम मान लिए तो इनके बीच में जो धक्कम धक्कल हो रहा है उसको हम इंटरनल फोर्स कहेंगे। जो फोर्स आ रहा है उसको इंटरनल फोर्स कहेंगे। और ये मैक्सिमम मास है जो मूव कर सकता है, मतलब पूरा ताकत लगाएगा तो इतना मास को जस्ट मूव करवा सकता है। पूरा ताकत लगाने के बावजूद कितना ताकत लगाएगा? मैं इस वाल को
कितना जोर से पुश कर सकता हूं। सर ये तो आपकी ताकत के ऊपर डिपेंड करता है। नहीं 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 नहीं, ये मेरे ताकत के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। अगर नीचे रफ रहेगा तो इसको मैं जोर से पुश कर सकता हूं, नीचे तेल डाल दोगे मैं इसको जोर से पुश नहीं कर सकता हूं, मैं फिसल जाऊंगा, है कि नहीं। सो विदाउट फिसलिंग द मैन हैज टू पुश द ब्लॉक। अब जब मैक्सिमम एम की बात कर रहे हैं, मतलब ये जस्ट मूव करने वाला है और ये पूरा ताकत लगा दिया है, मतलब ये जस्ट फिसलने वाला है। आदमी के पांव पे एक नॉर्मल रिएक्शन आ रहा होगा और आदमी का अपना वेट है, अपना वेट है कितना 50 kg है तो 50 g, और आदमी के पांव पीछे फिसलने वाले हैं तो इसके ऊपर जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा आदमी के पांव पे वो इधर को होगा, ठीक है। ये हो गया कितना, ये हो जाएगा म्यू इंटू r1। चलो जिसको μ1 कहते हैं, μ1 इंटू r1। अब कानून के हाथ को थोड़ा और ज्यादा लंबा कर देते हैं ताकि हम फ्री बॉडी डायग्राम को ढंग से देख पाएंगे। चलो कानून का हाथ और भी लंबा हो गया। अब ये आदमी जो है, ये ब्लॉक जो है इसका मास m है, इसका भी अपनी फोर्सेस आ रहे हैं, उसका अपना वेट है और उसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन है, कॉल इट R2। ब्लॉक इज अबाउट टू स्लाइड, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स इधर को होगा, है ना, यही तो फोर्स है। सिस्टम इक्विलिब्रियम में द ब्लॉक इज अबाउट टू मूव, तो हम देखेंगे ये सिस्टम के ऊपर इतने सारे फोर्सेस आ रहे हैं, ये बीच के फोर्सेस क्यों नहीं दिखा रहे, क्योंकि पूरा को तो सिस्टम मान लिए हम। अब ये इक्विलिब्रियम में है, एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम, क्या कहोगे, क्या कहोगे, सिग्मा fx इज इक्वल टू 0, मतलब μ1 r1 इज इक्वल टू μ2 r2, इसको μ2 कहो, μ1 r1 इज इक्वल टू μ2 r2। अब μ1 का वैल्यू दिया हुआ है 0.5, r1 कितना है 50 g, μ2 का वैल्यू 0.3, r2 कितना है mg, एक g दूसरा g को खा गया और m का वैल्यू आपको निकल गया कितना आया देखो तो 5/3, 250/3, 250/3 kg। So the maximum mass he can displace is 250/3 kg। इससे ज्यादा मास वो डिस्प्लेस नहीं कर सकता, इससे ज्यादा मास वो डिस्प्लेस नहीं कर सकता, ठीक है, इससे ज्यादा मास वो डिस्प्लेस नहीं कर सकता। समझ में आ गया सबको। दूसरा केस में ये ब्लॉक्स आर जस्ट टू मूव, A and B are two similar blocks of same mass, each case the blocks are about to move। हर एक केस में ये सब जस्ट मूव करने वाले हैं। अच्छा, रेफर टू केस 1 एंड फाइंड अननोन फोर्सेस इन केस 2। ये दोनों ब्लॉक का मास बराबर होने की बावजूद इसको जस्ट मूव करवाने के लिए क्या फोर्स चाहिए, इट हैज टू ओवरकम द फ्रिक्शनल फोर्स। दैट मींस यहाँ पर कुछ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा A के नीचे μ1 mg, सो μ1 mg हो गया 10 न्यूटन अबाउट टू मूव। यहाँ पर क्या फोर्स होगा, B का कुछ दूसरा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा μ2 mg, इसीलिए तो दोनों का फ्रिक्शनल फोर्स अलग अलग आ रहा है। दोनों ब्लॉक जस्ट मूव करने वाले हैं, मतलब μ1 mg is 10, μ2 mg is 15। ओ ऐसा, तो ठीक है। इस केस में क्या फोर्स चाहिए जस्ट मूव करवाने के लिए, तो यहाँ पर आएगा जस्ट मूव करने वाला है μ1 mg और यहाँ पर आएगा μ2 mg, तो क्या फोर्स चाहिए μ1 mg प्लस μ2 mg,
इतना फोर्स अगर देंगे तो ये जस्ट मूव करने वाला होगा। मतलब ये है 10, ये है 15, 10 + 15 कितना फोर्स चाहिए जस्ट मूव करवाने के लिए? 25 न्यूटन। द फोर्स रिक्वायर्ड इज 25 न्यूटन। इस केस में जस्ट मूव करवाने के लिए क्या फ्रिक्शनल फोर्स होगा? बी घिस रहा है नीचे, बी का तो μ2 है, लेकिन अभी नॉर्मल रिएक्शन 2 mg होगा, तो इट इज 2 μ2 mg। तो इस केस में F2 कितना होगा? 2 μ2 mg, मतलब 2 × 15, सो इट इज 30 न्यूटन। तीसरा केस में ए नीचे घिस रहा है, तो कितना फ्रिक्शनल फोर्स होगा? म्यू ट्वाइस ऑफ μ1 mg। Why? Because the normal reaction is 2 mg now. So F3 कितना होगा? F3 कितना होगा? ये जस्ट मूव करने वाला है 2 μ1 mg। μ1 mg कितना था? 10, तो ये हो जाएगा 20 न्यूटन। देख लो सारा केस में समझ में आया कि नहीं आया? क्वेश्चन नंबर 7 और 8 में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। ये कोई एक ब्लॉक है और इस ब्लॉक को कोई एक फोर्स खींच रहा है ऐसे थीटा एंगल में। मास इसका m है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। फाइंड मिनिमम F for which the block just moves। हमें मिनिमम M चाहिए, मिनिमम F चाहिए, for which the block just moves। ये ब्लॉक मूव करने लगेगा। ठीक है, सॉल्यूशन में बनाता हूं। पहले हम ये ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम देखेंगे। फ्री बॉडी डायग्राम में देखेंगे ब्लॉक के ऊपर जो फोर्सेस आ रहे हैं, तो जो F है, इस F को हम दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं। एक कंपोनेंट हुआ ये और एक कंपोनेंट हुआ ये। अगर ये एंगल थीटा है, ये कंपोनेंट होगा F cos थीटा और ये F sin थीटा। ठीक है, ब्लॉक का अपना वेट है, ब्लॉक के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन है और हम ब्लॉक को जस्ट मूव करवाने वाले हैं, तो इसका फ्रिक्शनल फोर्स तो ब्लू ब्लू दिखेगा। देखो ब्लू दिख रहा है, μr होगा, है कि नहीं? अब हम कहेंगे सिग्मा एक लिमिटिंग इक्विलिब्रियम, एक लिमिटिंग इक्विलिब्रियम जब ये ब्लॉक जस्ट मूव करने वाला है तब की बात करें। एक लिमिटिंग इक्विलिब्रियम आप कहोगे सिग्मा Fy = 0 क्या देगा? देगा R = mg माइनस F sin थीटा, mg माइनस F sin थीटा। ठीक है, mg माइनस F sin थीटा इज द वैल्यू ऑफ R। सिग्मा Fx = 0 क्या देने वाला है? F cos थीटा = μr। F cos थीटा = μ × R। R के जगह वैल्यू डाल सकते हैं mg माइनस F sin थीटा। सारा F वाला टर्म को एक तरफ लाइए और F का वैल्यू निकालिए। ये म्यू माइनस म्यू F sin थीटा इधर आ जाएगा, हो जाएगा म्यू F cos थीटा। F कॉमन चला जाएगा, बाकी चीज आके डिवाइड हो जाएगा म्यू mg बाय cos थीटा प्लस म्यू sin थीटा। So the minimum force required to move it is म्यू mg बाय cos थीटा प्लस म्यू sin थीटा। ये था क्वेश्चन नंबर 7। कितना सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 8,
सेम क्वेश्चन दे रहा हूं और उम्मीद रखूंगा कि आप खुद करोगे। ये कोई एक ब्लॉक है, अब हम ब्लॉक को पुल नहीं कर रहे थे, यहाँ पर पुल कर रहे थे, यहाँ पर अभी हम पुश कर रहे हैं। हम अभी इसको पुश करेंगे ऐसा, एफ फोर्स में, थीटा एंगल में, बाकी सब कुछ वही है जो था। फाइंड मिनिमम एफ टू जस्ट मूव द ब्लॉक। ये ब्लॉक को जस्ट मूव करवाना है, ठीक है, ये ब्लॉक को जस्ट मूव करवाना है, मिनिमम एफ चाहिए। तो तरीका तो वही रहेगा। तरीका क्या रहेगा? सॉल्यूशन की तरीके ऐसे रहेंगे। क्या रहेंगे बताओ? रहेंगे वही, एफ कैन बी रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट्स। ए दूसरा थ्री बॉडी डायग्राम करते हैं, विल डू अंदर थ्री बॉडी डायग्राम, आपका क्वेश्चन खराब हो जाएगा, ठीक है। एक लिमिटिंग इक्विलिब्रियम, थ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ब्लॉक इज शोन। ब्लॉक का थ्री बॉडी डायग्राम दिखाते हैं कैसे। ये हो गया ब्लॉक, ये हो गया फोर्स, ये हो गया mg, ये हो गया r, और ये इधर जाने की कोशिश कर रहा होगा। फ्रिक्शनल फोर्स मस्ट बी इन दिस डायरेक्शन, कितना? म्यू r। अच्छा ऐसा है क्या? तो ये जो हमारा f है इसको हम दो कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं। एक ऐसा वाला कंपोनेंट एक cos थीटा कहा जाएगा, एक ऐसा वाला कंपोनेंट जिसको f sin थीटा कहेंगे, क्योंकि ये एंगल थीटा था तो ये cos थीटा हो गया, ऊपर वाला sin थीटा हो गया। इतना तो समझ में आता है। तो हम क्या कहेंगे? सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0, फिर से r इज इक्वल टू mg प्लस एफ साइन थीटा होता है। देखो यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन कम था जब हम खींच रहे थे, कितना कम था? एफ साइन थीटा। यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा हो गया है, पुश कर रहे हैं, कितना ज्यादा है? एफ साइन थीटा। ओहो, तो ठीक है, सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0। क्यों 0? क्योंकि बॉडी इज अबाउट टू मूव, टू जस्ट मूव द ब्लॉक। तो आप कहोगे सिग्मा एफ एक्स 0 मतलब एफ कॉस थीटा मस्ट बी इक्वल टू म्यू आर। आर का वैल्यू तो आप जानते हो, इट इज म्यू एम जी प्लस म्यू एफ साइन थीटा। इसमें से आप एफ का वैल्यू निकालो, इसको इधर ले आओ, एफ को रखो, बाकी उधर ले लो, आएगा म्यू एम जी बाय कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। दोनों वैल्यू को थोड़ा प्यार से देखो, आपको कुछ दूसरा चीज मिलने वाला है। ये चीज को दोबारा लिख रहा हूँ थोड़ा स्पेस बना के। एफ इज इक्वल टू म्यू एम जी बाय कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। ठीक है, दोनों ही केस में द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द ब्लॉक आर चेंजिंग। ठीक है, दोनों केस में अलग अलग है मिनिमम फोर्स की बात। अभी हमें इसमें से क्या सीख मिल रहा है हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, क्या समझ में आ रहा है? जब हम कोई ब्लॉक को खींच रहे हैं एक एंगल थीटा में, तो इसका आर होता था mg माइनस एफ साइन थीटा। नॉर्मल रिएक्शन कम होता था जब कोई ब्लॉक को पुश कर रहे हैं। हमारे पुश करने की चक्कर में क्या होता था? इसका नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा होता था, mg प्लस एफ साइन थीटा। नॉर्मल रिएक्शन, हाँ यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन कम है, ठीक है। लेस नॉर्मल रिएक्शन
causes less limiting friction, less value of limiting friction। यहां पर क्या आ रहा है, यहां पर आ रहा है मोर नॉर्मल रिएक्शन, causes more limiting friction। तो इस केस में लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा होगा। इसको मूव करवाने के लिए फोर्स का मिनिमम वैल्यू क्या था, फोर्स रिक्वायर्ड, ठीक है, क्या था, म्यू एम जी बाय कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, प्लस इस केस में क्या था, फोर्स क्या था, म्यू एम जी बाय कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। दोनों केस को थोड़ा ध्यान से देखा जाए, दोनों ही केस को थोड़ा अगर ध्यान से देखेंगे तो क्या मिलेगा, इसको खींचने के लिए ये फोर्स चाहिए, इसको मूव करवाने के लिए ये फोर्स चाहिए, ठीक है। अब दोनों का न्यूमरेटर बराबर है, इसका डिनोमिनेटर ज्यादा है तो दिस फोर्स इज लेस, इसका डिनोमिनेटर कम है, माइनस है ना, कम है तो दिस फोर्स इज मोर। क्या कंक्लूजन मिला, व्हेन पुश्ड और पुल्ड एट सर्टेन एंगल above the horizontal, what is more difficult, पुल करने में कम फोर्स लगता है, डिनोमिनेटर ज्यादा है, पुलिंग इज easier than pushing। आपके सामने कोई टेबल रखा है, टेबल को पुश करके देखो बहुत ज्यादा फोर्स लगेगा, पुल करके देखो आसानी से स्लिप हो जाएगा। पुलिंग इज इजियर देन पुशिंग, लेकिन कंडीशन से याद रखना जरूरी है। क्या है कंडीशन, कंडीशन ये है व्हेन पुश्ड और पुल्ड एट सर्टेन एंगल अबोव द हॉरिजॉन्टल। ये चीज बुक में नहीं लिखा रहता है, लोग याद रखते हैं कि पुलिंग इज इजियर देन पुशिंग, नो, केस बदल देते हैं। कोई ब्लॉक ऐसा है, अभी अगर हम कहेंगे म्यू दोनों केस में बराबर है, पुश करने के लिए जितना फोर्स लगेगा पुल करने के लिए उतना ही फोर्स लगेगा, क्या होगा वो फोर्स, म्यू एम जी, यहां पर म्यू एम जी है ना। However, while pushing or pulling horizontally, it is equally tough or equally difficult। अगर आप पुश या पुल करोगे हॉरिजॉन्टली तो ये आपको इक्वली डिफिकल्ट मिलेगा। समझ में आ गया। हाँ, किसी एंगल में पुश या पुल करेंगे, कोई पूछेगा व्हाट इज डिफिकल्ट, पुशिंग ए गार्डन रोलर और पुलिंग ए गार्डन रोलर। गार्डन रोलर को तो हम ऐसे पुश करके लेते हैं, नीचे रोल करके चलता है, तो आप कहोगे पुलिंग इज इजी, पुशिंग इज डिफिकल्ट। और व्हाइल पुशिंग और पुलिंग एट मतलब हॉरिजॉन्टली बोथ आर इक्वली टफ। समझ में आ रहा। तो आप देखे होंगे घोड़ा गाड़ी में घोड़े को थोड़ा क्या करते हैं, ऐसे बांधते हैं ताकि
उसको पुल करने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। कैसे बांधेंगे कि पुल करने में ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। हमें पूछा गया है यहाँ पर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एम फॉर इक्विलिब्रियम। व्हेन वी टॉक अबाउट मैक्सिमम एम, व्हेन एम इज मैक्सिमम, क्या है लिटरल मीनिंग? एम इज मैक्सिमम फॉर इक्विलिब्रियम, फॉर रेस्ट। मतलब और ज्यादा होगा तो क्या होगा? रेस्ट में नहीं रहेगा। मतलब क्या होगा? मूव करेगा। ऑलरेडी मैक्सिमम वैल्यू पे है, थोड़ा सा भी ज्यादा हुआ तो मूव करेगा। ऑब्वियसली किधर मूव करेगा? नीचे मूव करेगा। तो एट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एम कैसा है ये फिगर थोड़ा देखते हैं। 2 kg ऐसा है, ये ब्लॉक ऐसा है, कौन है ये? 4 kg। और यहाँ पर एम ऐसा है ना? और ये एम जस्ट मूव करने वाला है, जस्ट मूव करने वाला है। तो इधर को ये मूव करेगा, ये इधर को मूव करने वाला है। मतलब यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स है म्यू इंटू आर। और आर कितना है? आर तो है 2g। अब 4 kg इधर खींच रहा है 4g में, ये एम मैक्सिमम है, तो इधर ये खींच रहा है mg में, सिस्टम रेस्ट में है। तो mg सारा चीज को ऐसे मूव करवाने की कोशिश कर रहा है और ये दोनों रोक रहे हैं। तो क्या कहेंगे? mg इधर खींचने की कोशिश कर रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स, और ये दोनों रोक रहे हैं इसको, मस्ट बी इक्वल टू 4g प्लस म्यू आर। आर कितना है? आर तो 2g है, आर तो 2g है, आर 2g है तो ये हो गया म्यू हो गया 0.5। सो 4g प्लस 0.5 इंटू 2g हो गया 5g। म्यू का वैल्यू दिया हुआ था, तो क्या मिला? m is equal to 5 kg. So the maximum value of m is coming out to be 5 kg. इससे ज्यादा रखोगे मूव कर जाएगा। अब ये मूव करने वाला है जस्ट, मतलब ये स्लाइड करने वाला है जस्ट, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स म्यू आर पे है। हाँ, वो आपको पूछ सकते थे, एम अगर 5 kg की जगह 6 kg होता तो देयर वुड हैव बीन सम नेट फोर्स इन दिस डायरेक्शन। एक्सीलरेशन क्या होता? नेट फोर्स बाय टोटल मास। लेकिन वो नहीं पूछा गया। नाउ व्हेन m इज मिनिमम, व्हेन m इज मिनिमम, थोड़ा सोचो यहाँ पे, ये कोई एक ब्लॉक है, हम मिनिमम m की बात कर रहे हैं, मिनिमम m की बात कर रहे हैं, है ना? तो इसमें अगर मिनिमम m की बात करेंगे तो यहाँ पर कोई एक ब्लॉक है कितना? 4g। यहाँ पर एक ब्लॉक है कितना? mg। m मिनिमम है फॉर इक्विलिब्रियम, मतलब और थोड़ा सा भी कम होगा तो ये मूव करेगा। ऑलरेडी मिनिमम है, मूव करेगा, मतलब ऊपर मूव करेगा। कौन खींचेगा? 4 kg खींचेगा। तो 4 kg अभी नीचे जाने की टेंडेंसी में है, mg ऊपर जाने की टेंडेंसी में, 2 kg इधर जाने की टेंडेंसी में। तो फ्रिक्शनल फोर्स म्यू आर कुछ इधर को रहेगा, और ये म्यू आर का वैल्यू है कितना? 2g। आर का वैल्यू है 2g। अब क्या है? ये सारा चीज ऐसे मूव करने वाला है, 4 kg सारा चीज को ऐसे मूव करने वाला है। ये mg खींच रहा है, 4g खींच रहा है। mg और ये फ्रिक्शनल फोर्स दोनों मिलकर रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप क्या कहोगे? अब 4g is equal to this plus this, mg plus म्यू इंटू आर। आर कितना है? 2g। म्यू तो 0.1 था, म्यू तो है 0.5, म्यू 0.5 पे तो हो गया mg प्लस g इज इक्वल टू 4g। तो सब एक दूसरे को खा गए, बच गया 1। जो g था इसको आप 1g कह सकते हो। तो g तो गया, m प्लस 1 इज इक्वल टू 4 और m इज इक्वल टू 3 kg। So the minimum value of m which can keep the body system in equilibrium is 3 kg. Maximum value of m is कितना? ये बिट नंबर 1 था, ये बिट नंबर 2 है।
तो m का वैल्यू अगर 3 और 5 के बीच में कुछ भी होगा तो ये सिस्टम रेस्ट में रहेगा। m का वैल्यू 3 kg रहेगा या 5 kg रहेगा या उसके बीच में कुछ भी रहेगा, सिस्टम रेस्ट में रहेगा। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ m फॉर इक्विलिब्रियम इज 5 kg, मिनिमम वैल्यू इज 3 kg। अगर आप लोगों को ये समझ में आ गया, आप कैलकुलेट करो और बताओ। आप लोगों को ये समझ में आ गया तो कैलकुलेट करो और बताओ m का वैल्यू क्या होने से फ्रिक्शनल फोर्स 0 होगा। सिंपल सा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m देयर बी नो फ्रिक्शन हियर। अरे जब m को अगर हम ये जितना है वो उतना ले लेंगे, इधर से जितना जो इधर से इतना इधर से भी उतनी जोर से खींचोगे, दोनों फोर्स बराबर हो जाएगा। नेट अप्लाइड फोर्स पैरेलल टू द सरफेस ऑफ कांटेक्ट विल बिकम 0, तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा 0। तो यहाँ पे हम लोग जो डिस्कशन किए थोड़ा नोट कर सकते हैं। फॉर नेट फ्रिक्शनल फोर्स टू बी 0, m should be 4 kg। दोनों तरफ अगर बराबर मास टांग देंगे तो उसमें कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होगा। समझ में आया? In each of the following cases, comment if the ladder can remain in equilibrium। ढेर सारा केसेस दे रहा हूं। बिट नंबर 1, μ1 is 0, μ2 is 0। बिट नंबर 2, μ1 is not 0, μ2 is 0। बिट नंबर 3, μ1 is 0, μ2 is not 0। बिट नंबर 4, μ1 is not 0, μ2 is not 0। इनमें से कौन कौन सा केसेस में ये लेडर इक्विलिब्रियम में रह सकता है, ये आपको सोचना है। पूछा इनमें से कौन कौन सा केस में लेडर इक्विलिब्रियम में रह सकता है। दोनों म्यू 0 है, एक 0 है दूसरा नहीं है, दोनों 0 नहीं है। तो पहले चलो देखते हैं थ्री बॉडी डायग्राम ऑफ लेडर। ठीक है, ये हो गया लेडर। चलिए देखते हैं कि इसके ऊपर कितने सारे फोर्स आ रहे हैं। एक तो उसका वेट आ रहा है, पहला फोर्स में बता दिया। दूसरा यहाँ पर कुछ नॉर्मल रिएक्शन आ रहा होगा, यहाँ पर भी R1 आ रहा होगा। अब नेचुरल टेंडेंसी है लेडर का फिसलने का, मतलब ये एंड फिसलने वाला है तो फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पर होना जरूरी है, μ2r2। ये एंड नीचे फिसलने वाला है, यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स होना जरूरी है। कॉल इट Ff1, कॉल इट Ff2। ऐसा है, बस 5 फोर्स है। फॉर इक्विलिब्रियम सिग्मा fx टेंड्स टू बी 0, मतलब R1 is equal to Ff2, सिग्मा fy is equal to 0, मतलब Ff1 plus R2 is equal to W। Now go back to our case, दोनों 0 है, there is no coefficient of friction, मतलब स्मूथ है तो ये 0 हो गया। बीट नंबर 1 क्या देखे, दिया है कि μ1 μ2 दोनों 0 है, तो क्या इंप्लाइज हुआ, फ्रिक्शनल फोर्स 1, फ्रिक्शनल फोर्स 2 आर 0 इंप्लाइज सिग्मा fx
ये R1 था। सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू नॉट जीरो। क्यों? R1 तो जीरो नहीं है ना, R1 तो रहेगा नॉर्मल रिएक्शन क्योंकि कांटेक्ट में है। So R1 is there, but this is not there. Sigma fx is not zero, so it cannot remain in equilibrium. Bit number 2 की बात करो, mu1 not zero, mu2 zero, mu1 not zero, mu2 zero, ff2 zero, ff1 not zero. तो अब सिग्मा एफ एक्स जीरो हो सकता है क्या? अगेन R1 इक्वल सिग्मा एफ एक्स इक्वल जीरो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो आप क्या कहोगे? सिग्मा एफ एक्स इज नॉट जीरो, नॉट इन इक्विलिब्रियम। क्योंकि अगर म्यू2 जीरो हो गया, यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं रहा, ये किसके बराबर होगा? इसको बैलेंस करने के लिए कोई है ही नहीं, द बॉडी विल स्टार्ट स्लाइडिंग। तीसरा बीट, mu1 जीरो है, mu2 इज नॉट जीरो, mu1 इज जीरो, mu2 इज नॉट जीरो। अब फ्रिक्शनल फोर्स ff1 इज जीरो, बट फ्रिक्शनल फोर्स ff2 इज नॉट जीरो। ये बात है। अगर फ्रिक्शनल फोर्स जीरो नहीं है, ff1 जीरो है, ff1 जीरो कर लो, R2 विल बी इक्वल टू W। समझ में आ गया? और R1 इक्वल टू ff2। हाँ, हो सकता है। कैन बी इन इक्विलिब्रियम, कैन बी इन इक्विलिब्रियम, क्योंकि सिग्मा एफ जीरो सिग्मा एफ जीरो हो सकता है। फोर्थ बीट तो सिंपल है, दोनों ही रफ है, तो आप कहोगे यस इक्विलिब्रियम। मेरे ख्याल से सबको समझ में आया होगा। हमें देखना है कि इक्विलिब्रियम में रखने के लिए सिग्मा एफ एस जीरो सिग्मा एफ वाई जीरो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देख रहे हैं कि हम लोग केस 1 और 2 में सिग्मा एफ एक्स जीरो हो नहीं सकता, बॉडी कैन नॉट बी इन इक्विलिब्रियम। 3 और 4 में हाँ सिग्मा एफ एक्स जीरो हो सकता है, सिग्मा एफ वाई भी जीरो हो सकता है, सो बॉडी कैन बी इन इक्विलिब्रियम। समझ में आया कि नहीं आया? ये समझ में आना बहुत जरूरी है, ठीक है? ओके, एक सिंपल अरेंजमेंट है। हियर आर 2 रिंग्स, दे कैन स्लाइड ऑन ए बार, और यहां से ऐसे करके अरेंजमेंट हुआ है। यहाँ पे क्या हुआ है कि ये थ्रेड ऐसे गया और यहाँ से दूसरा एक रिंग लगा के हम ये सारा चीज को सस्पेंड कर रखे हैं, है ना? तो ये कोई मास झूल रहा है, कितना मास है कोई जानकारी नहीं, एंगल थीटा दिया है, ये एंगल भी थीटा ही दिया है। पूछा है फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू बिटवीन रिंग एंड द बार फॉर द सिस्टम टू रिमेन इन इक्विलिब्रियम। कोशिश करिए। अभी अगर ये रिंग में हम थोड़ा सा तेल दे देंगे, मतलब म्यू का वैल्यू कम कर देंगे, ये फिसल के आ जाएगा, मतलब रफ है इसलिए है। अगर ये परफेक्टली स्मूथ होता थोड़ी ऐसे रह सकेगा, है ना? मैं सीधा खड़ा हूं, ठीक है, अगर मैं इसे पाँव फैला के खड़ा रहूंगा, नीचे स्मूथ रहेगा तो खड़ा रह सकता हूं क्या? नहीं, फिसल जाऊंगा। तो फॉर नो फिसलिंग ऑफ द रिंग नहीं फिसलेगा। फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ रिंग, ये हो गया बार, ये हो गया एक रिंग के ऊपर कुछ फोर्स आ रहा है, ये थ्रेड को एक फोर्स में खींच रहा होगा, कितना मालूम नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ तो होगा। से इट इज एफ। अच्छा, रिंग के ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा, रिंग इधर फिसलने की कोशिश कर रहा है और मिनिमम म्यू की बात कर रहे हैं, मतलब रिंग इज अबाउट टू स्लाइड, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स मस्ट बी एट इट्स मैक्सिमम वैल्यू। ये तो हाल है, दीज आर द ओनली फोर्सेस एक्टिंग। और दिया है कि एंगल थीटा, तो एफ का एक ऐसा कंपोनेंट रहेगा जिसको हम कहेंगे एफ साइन थीटा, एफ का एक ऐसा कंपोनेंट रहेगा जिसको हम कहेंगे एफ कॉस थीटा। ओहो,
समझ में आ गया। 8 लिमिटिंग इक्विलिब्रियम ऑफ रिंग। ये लिमिटिंग इक्विलिब्रियम क्यों? इक्विलिब्रियम तो लिखते हैं, लिमिटिंग इक्विलिब्रियम मतलब आप मिनिमम म्यू की बात कर रहे हैं, ये जस्ट फिसलने वाला है, इक्विलिब्रियम की लिमिट पे पहुंच चुका है। लिमिटिंग इक्विलिब्रियम ऑफ द रिंग सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0 क्या देगा? r इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0 क्या देगा? एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू r, दैट इज एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू एफ साइन थीटा। एफ को खा गया। व्हाट इज म्यू? कॉट थीटा। वाओ, दो लोग तो बना चुके हैं। The minimum value of mu is cot theta। बढ़िया है। अनुभव भी अपना पार्टी बदल चुका है, वो भी cot theta बोल रहा है। ठीक है, आप लोग तो बहुत बढ़िया स्टैंडर्ड के हो, है ना? If you are able to solve this type of questions at class 9, oh my God, आप तो 12th में सबको पार हो जाओगे। ये क्वेश्चन जो कहेगा उसको प्रीवियस क्वेश्चन समझ में आया ऐसा मुझे पता चलेगा। ये कोई एक पैरमान है, ये ऐसे खड़ा है ना, ये ऐसे खड़ा है और ऐसे करके खड़ा है, तो पहलवान है तो ऐसा खड़ा है, दारा सिंह है ये ऐसा खड़ा है, ये ऐसा गया। थोड़ा मेरा ड्राइंग इतना ज़्यादा ठीक नहीं है, इधर इसका हाथ में थोड़ा ऐसा है, ठीक। ये आदमी ऐसे खड़ा है, कैसे खड़ा है? वो क्या किया, वाओ, मैं तो बहुत बढ़िया ड्राइंग बनाता हूँ। मैं खुद चेक करूंगा तो ज्यादा मार्क दूंगा। बढ़िया है। ये आदमी ऐसे खड़ा है, टांग छोटा है टांग बड़ा है, आदमी लेकिन खड़ा है। एनीवे, थोड़ा और थोड़ा टेढ़ा, ये हो गया, ये हो गया, ये ऐसा हो गया, ठीक है। This man is standing here on ground, ऐसे खड़ा है, ठीक है। क्या मास का है कोई जानकारी नहीं है। क्या दिया है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में दिया है कि दिस एंगल इज थीटा और दिस एंगल इज थीटा। बढ़िया है ना, मस्त आदमी है, ठीक है। फाइंड मिनिमम म्यू ऑन फ्लोर फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ मैन। आपको फ्लोर पे कम से कम म्यू कितना होना है, क्योंकि जितना ज्यादा रफ होगा आप पाँव उतना फैला के खड़ा रह सकते हो। अगर ये ऑयली सरफेस होगा, थोड़ा भी फैल के खड़ा रहोगे यू विल फॉल, है कि नहीं? अगर मान लो ये तेल गिरा हुआ है, आप ऐसे पाँव फैला के तो नहीं खड़े रहोगे, सीधे खड़े रह सकते हो। हाँ, तो मेरा क्वेश्चन ये, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू ऑन द फ्लोर फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ द मैन। ठीक है, क्वेश्चन आपको करना है, दिमाग पर जोर लगाओ जिनका है। कैसे करेंगे? ये कोई आदमी खड़ा है, पूछा है व्हाट इज द मिनिमम म्यू एट हिज फुट, तो ये आदमी का टांग है ना, ऐसा है, ये उसका टांग है और थ्रू दिस टांग कुछ तो फोर्स दे रहा होगा। कितना फोर्स मालूम नहीं है, ये सम फोर्स F। अगर ये फोर्स F है तो यहाँ पर एक नॉर्मल रिएक्शन है। ये वाला टांग अभी इधर फिसलने वाला है, तो इसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा? म्यू आर, क्योंकि मिनिमम म्यू की बात कर रहे हैं। थोड़ा सा भी और ज्यादा, थोड़ा सा भी कम हो जाएगा तो फिसल जाएगा। हमारा F will have two components like this,
एंड लाइक दिस। अगर ये एंगल थीटा था तो ये बन गया एफ कॉस थीटा, ये बन गया एफ साइन थीटा। बस और आगे क्या रखा है, एक इक्विलिब्रियम सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0 मीन्स आई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। ठीक है, और सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0 मतलब एफ कॉस थीटा इज म्यू आर। तो क्या मिला, आर की जगह वैल्यू डालो, निकालो म्यू इज कॉट थीटा। सो म्यू इज इक्वल टू द मिनिमम म्यू इज कॉट थीटा। तो ये पूरा आंसर में ये मिनिमम वाला वर्ड का यूज कहाँ हुआ, मिनिमम लिखा था इसीलिए तो इसको म्यू आर लिखते, नहीं तो कुछ भी होता फ्रिक्शनल फोर्स। मिनिमम लिखा था मतलब जब फिसलने वाला था, तो म्यू का वैल्यू आ गया कॉट थीटा। ठीक है, देखो कितना मस्त फोटो है।